नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। 23 की तकरार किसकी सरकार? जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। सबसे पहले बात इलेक्शन टुडे की, जिसमें आज की खबर है जॉइंट पॉलिटिक्स। चुनाव 2023 का हो या 2024 का, पार्टियां अपनी सियासी बिसात बिछाने में जुटी हैं। विपक्ष पीएम मोदी के फेस को चुनौती देने के लिए एकजुटता दिखा रही है, लेकिन बीजेपी के एक बयान से सियासत में नया बवाल उठ गया है। 2024 से पहले विपक्ष का प्रयास, अब की बार जीत की आस। पक्ष बोला, मजबूरी में दिखा रहे विश्वास। 2024 के आम चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन अभी से विपक्षी दल मोदी को घेरने की तैयारी में जुट गए हैं। बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बुलावे पर नीतीश कुमार समेत सभी नेताओं ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की, जिस पर बीजेपी ने चुटकी लेते हुए सभी की तुलना वन्य प्राणियों से कर डाली। सियार, हिरन, लोमड़ी, अन्य इस तरह के जो भी जानवर एक घाट पर पानी पी रहे हों, तो ये मान लेना चाहिए कि दूसरे घाट पर शेर है। मोदी जी की सुनामी चल रही है और ये सब जानते हैं कि उड़ जाएंगे, इसलिए एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और चिंता भी उसी के सामने सबसे ज्यादा है। बीजेपी ने सवाल उठाए तो जवाब उसी तरह से सामने आया। मैं तो नरोत्तम मिश्रा जी का बड़ा सम्मान करता हूं, वे बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। वो अनावश्यक काहे को परेशान हो रहे हैं। 6 महीने बाद इस प्रदेश की जनता फैसला कर देगी कि कौन शेर है, कौन लोमड़ी है, कौन गधा है, कौन हाथी है। खामोखा काहे को चिंतित हो रहे हैं। भाषाई मर्यादा का राजनीति में पक्षधर हूं मैं, उसका पालन सभी दलों को करना चाहिए, मगर मैं इस टिप्पणी पर नरोत्तम जी की विद्वता को सलाम करूंगा। बीजेपी मोदी के भरोसे 2023 और 24 में एक बार फिर जीत को आसान करना चाहती है और उसी को मुद्दा बनाकर नई सियासत गढ़ने की तैयारी में है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जनता विपक्ष की एकजुटता पर विश्वास कर पाएगी? मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। इलेक्शन टुडे की दूसरी खबर है सियासत का नया मोर्चा। विधानसभा चुनाव से पहले फिर से दिग्विजय सिंह एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने अपनी सक्रियता बढ़ाते हुए बीजेपी को भी घेरना शुरू कर दिया है। सीएम पद को लेकर भी दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। इसके बाद से वो फिर बीजेपी के टारगेट पर आ गए। ये रिपोर्ट देखिए। शपथ ग्रहण होगी 2023 नवंबर-दिसंबर में, तो कमलनाथ जी की होगी। ऐसे या वैसे दिग्गी जरूरी है। एमपी की सियासत का वो चेहरा जिसकी सक्रियता और निष्क्रियता दोनों चर्चा में रहती हैं। लेकिन इन दिनों दिग्गी खूब सक्रिय हैं। एक बार फिर वो 2018 जैसे फॉर्म में नजर आने लगे हैं। 2023 के चुनाव को लेकर उन्होंने सक्रियता बढ़ा दी है। प्रदेश के अलग अलग अंचलों में उनके दौरे हो रहे हैं। हालांकि अब दिग्विजय सिंह अपने एक बयान को लेकर बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। सीएम पद को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने बीजेपी को घेरने की कोशिश की और यह कह दिया कि 7 बीजेपी नेताओं ने सूट सिलाए हैं। यहाँ के भाजपा के उम्मीदवारों की सूची मुख्यमंत्री की, भूपेंद्र सिंह तैयारी में है, हमारे भार्गव जी तैयारी में है, नरोत्तम मिश्रा तैयारी में है, हमारे नरेंद्र सिंह तोमर तैयारी में है, कैलाश विजयवर्गीय तैयारी में है, वीडी शर्मा भी अब तैयारी में है। अब 7 लोग तैयारी में कमर कसे हुए हैं, सूट सिलवाए हुए हैं। कब मौका मिल जाए, लेकिन मौका नहीं मिलेगा। शपथ ग्रहण होगी 2023 नवंबर-दिसंबर में, तो कमलनाथ जी की होगी। दिग्विजय सिंह और बीजेपी के बीच की ये अदावत
कोई नई नहीं है। हालांकि उनके इस बयान पर बीजेपी ने उल्टा उन्हें ही घेर लिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि शायद दिग्विजय के मन में पद पाने की लालसा है, तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। शायद जिनकी मन में इतनी आशा है उस पद ग्रहण करने के लिए शायद वही ये वक्तव्य दे रहे हैं। उनने पूरी कांग्रेस उधेड़ के फेंक, हमारे सूत्रों की सिलाई पे ध्यान दे रहे हैं। दरअसल कांग्रेस में दिग्विजय सिंह जी जैमर का काम कर रहे हैं। जो बचा खुचा नेटवर्क है ना, ये उसको ही ध्वस्त करके मानेंगे। 2018 के चुनाव से ठीक पहले पूर्व सीएम दिग्विजय ने नर्मदा यात्रा की थी। अब 2023 के चुनाव नजदीक हैं, तो दिग्विजय फिर एक्टिव दिख रहे हैं और उनकी इस सक्रियता को 2018 वाली भूमिका से जोड़ा जा रहा है। वहीं 17 अप्रैल को पीसीसी चीफ कमलनाथ वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें दिग्विजय सिंह कमलनाथ को रिपोर्ट भी पेश करेंगे। हालांकि बीजेपी दिग्विजय सिंह की सक्रियता को उनके लिए फायदेमंद बता रही है। कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच माइंड गेम शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर प्रदेश की सियासत का हॉट सेंटर महू बनने जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव जैसे दिग्गज मऊ पहुंचेंगे और बाबा साहब को नमन करेंगे। मौका 2023 से ठीक पहले का है, लिहाजा हर पार्टी बाबा साहब के बहाने दलित वोटर्स को साधने की कोशिश में जुटी है। बीजेपी जहां हर बूथ पर कार्यक्रम करेगी, तो कांग्रेस का आष्टा में बड़ा दलित सम्मेलन होने जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी मऊ पहुंच रहे हैं। यादव का दौरा भी 2023 के लिहाज से काफी अहम है। उनका कहना है कि एमपी में समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ेंगी। मैं इंदौर आके यही कह सकता हूं कि देश में बदलाव हो और देश की जनता बदलाव चाहती है। ये सवाल अभी सीटों का नहीं है, सवाल अभी राजनीति का नहीं है। कल मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के दिन मैं मऊ जा रहा हूं। जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी, संविधान को खतरा रहेगा, बाबा साहब का दिए हुए जो अधिकार हैं उनको खतरा रहेगा। तो मध्य प्रदेश में दलित फैक्टर क्या है? मध्य प्रदेश में 80 लाख से ज्यादा दलित वोटर्स हैं और यही वजह है कि अब इनको साधने की कोशिश की जा रही है। 35 सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं, तो 80 सीटों पर दलित मतदाताओं का सीधा सीधा प्रभाव है। वहीं अगर ग्वालियर की और चंबल की बात करें, तो सबसे ज्यादा असर यहां पर दिखाई देता है। मध्य प्रदेश में 17% एससी वोटर्स हैं, जिनको साधने की कवायद अब दोनों दल कर रहे हैं। अंबेडकर जयंती पर सीहोर के आष्टा में कांग्रेस दलित सम्मेलन करने जा रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ सभा को संबोधित करेंगे। मंत्री तुलसी सिलावट ने कांग्रेस के एससी सम्मेलन को लेकर तंज कसा है। तुलसी सिलावट ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से एससी वर्ग का शोषण किया है। कांग्रेस 14 अप्रैल को अंबेडकर के नाम पर छलावा करेगी। 2023 के पहले कांग्रेस का फोकस सबसे पहले मालवा है, जहां पर पिछली बार ज्यादातर सीटें बीजेपी की आई और यही कारण है कि मालवा में एक बड़ा कार्यक्रम एससी सम्मेलन कमलनाथ करने जा रहे हैं। 14 अप्रैल को कमलनाथ महू जाएंगे, आष्टा में एक एससी वर्ग का सम्मेलन करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कांग्रेस ने हमेशा हमारे एससी समाज का दोहन करने का प्रयास किया, शोषण करने का प्रयास किया। आप जानते हैं ये वही कांग्रेस है जो बाबा राव भीमराव अंबेडकर के जन्मस्थली की बात कर रहे हैं आप, उन्हीं को संसद में जाने से रोका था। ये भी तो पाप कांग्रेस ने किया है। आज आप जिनको जब मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, जब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की याद नहीं आई। आप जानते हैं, मैं आपको बताऊं, आज जो वैभवशाली गौरवशाली जो जन्मस्थली का विकास हुआ, प्रगति हुई, उन्नति, बाबा भीमराव का अंबेडकर की जो स्टैच्यू है उसका विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया। किसने किया? और आप जानते हैं कि हमारे जो आदिवासी समाज है, गौरव दिवस किसने मनाया? पूरे राष्ट्र का गौरव दिवस हमारे मध्य प्रदेश में बनाया। और भगवान मुंडे, टंटिया मामा, जो अभी स्टेशन देखा आपने, ये देखो जो भारतीय जनता पार्टी जो बोलती करती है, ये सिर्फ
शोषण करते हैं, वोट करने के लिए बात करते हैं। खासतौर से देख रहे हैं राजनीति 2023 में युवा वोटर्स सियासत के केंद्र में रहेगा। हर पार्टी की नजर युवा मतदाता पर है और खासकर वो युवा जो पहली बार वोट करेगा। बीते दिनों बीजेपी ने स्थापना दिवस के मौके पर युवा चौपाल के जरिए युवाओं को जोड़ने की कोशिश की, तो अब कांग्रेस भी युवा वोटर्स को साधने की कवायद में जुट गई है। 16 अप्रैल को पीसीसी चीफ कमलनाथ बाल कांग्रेस के साथ बैठक करेंगे, जिसमें 18 साल के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने की रणनीति बनेगी। 16 तारीख को माननीय श्री कमलनाथ जी बाल कांग्रेस की एक प्रदेश स्तरीय बैठक ले रहे हैं, जिसमें सभी 162 विधानसभा के कैप्टन एवं वाइस कैप्टन उपस्थित रहेंगे। उन्हें मुख्य टास्क यही दी जाएगी, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। अब सर्वप्रथम तो वह अपना नाम वोटिंग लिस्ट में जुड़वाए, उसके साथ साथ जिनके उनके साथी लोग हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार बन रहे हैं, करीब 40 से 45 लाख युवा पहली बार इस बार मतदान करेंगे, और इनमें से कितनों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़ते हैं, कितनों के नहीं जुड़ते हैं, इस चीज़ की एक मॉनिटरिंग करना और अपनी विधानसभा में जितने नए वोटर्स बने हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाना, ये मेन टास्क अभी बाल कांग्रेस को दी जा रही है। तो अब वो गणित भी समझ लेते हैं, जिसे समझने के बाद आपको एहसास होगा कि इस बार पार्टियों के लिए युवा मतदाता इतना अहम क्यों है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि 2023 के चुनाव में युवा मतदाता सत्ता के शिखर तक पहुंचाने में अहम कड़ी साबित होगा। तो 18 से 21 साल के 30 लाख से ज्यादा नए युवा मतदाता हैं जिन पर फोकस किया जा रहा है। तो 30 लाख युवा मतदाता पहली बार अपना वोट देंगे। 18 से 39 साल के युवा वोटर्स 2 करोड़ 83 लाख से ज्यादा हैं। तो एमपी में कुल 5 करोड़ 39 लाख 87 हजार मतदाता हैं। ऐसे में कुल मतदाताओं में युवा मतदाता 52% है। तो 52% संख्या सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है। तो अब बोले तो नेताजी में मुलाकात करिए ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष गिरिराज दंडौतिया से। गिरिराज दंडौतिया 2018 में कांग्रेस के टिकट पर दिमनी विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे। 2020 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन उपचुनाव में नहीं जीत पाए। 6 महीने के लिए गिरिराज दंडौतिया शिवराज सरकार में मंत्री भी रहे और अब ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो चलिए जानते हैं 2023 को लेकर उनकी क्या रणनीति है। बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम बोले तो नेताजी में इस समय हमारे साथ ऊर्जा निगम के अध्यक्ष गिरिराज दंडौतिया हैं और लगातार दिमनी विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी भी है। पहले भी चुनाव लड़े हैं और अब भी चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है और लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं। सर, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव? इस बार चुनाव में मुद्दा तो कोई बचा ही नहीं है। जनता की सेवा में भारतीय जनता पार्टी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। अभी अभी लाडली बहना योजना के माध्यम से जो हमारी गरीब महिलाएं थीं, वो खर्चे के लिए परेशान थीं, उन सबको एक तरफ से सबको 1-1 हजार रुपया उनके खाते में डालने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी कर रहे हैं। हमने अपनी विधानसभा में रोडों का जाल बिछाया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने है, महाराज सिंधिया के नेतृत्व में हम लोग आए तो महाराज सिंधिया जी से जो हमने कहा, जो माननीय शिवराज सिंह जी से कहा, जो सारे वादे पूरे करे गए हैं। दिमनी के लिए 300 से 400 करोड़ रुपए की सौगात दी गई है। अभी अभी मुख्यमंत्री जी आए तो वो मुरैना के लिए, चाहे वो रिंग रोड हो, चाहे वो अन्य योजनाएं हों, मुरैना में वो देकर गए हैं और मुरैना को हमेशा कुछ न कुछ मिलता रहता है और मुरैना में विकास चरम सीमा पर है। भारतीय जनता पार्टी और पूरी सरकार जनता के एक-एक छोटे-छोटे से समस्याओं का निराकरण और समाधान में लगी हुई है। और जो लोग आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं, उनके पास कोई जनाधार नहीं है, न ही वो जनता के बीच में रहते हैं, वैसी नेतागिरी करते हैं और उस नेतागिरी को जनता समझ चुकी है पूरी तरह से। जो दिमनी विधानसभा है उसमें बीजेपी लगातार विकास के काम भी कर रही है। करण बारसी के साथ उमेश पारासर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। तो दोस्तों, अब वक्त है चुनावी जायका लेने का। खंडवा के मंदाता में कैसा है चुनावी जायका, जायजा लिया हमारे संवाददाता ने और जाना कि 2023 में कैसा रहेगा यहां का समीकरण। चुनावी जायके में आज हम पहुंचे हैं खंडवा जिले की मूंदी में। यहाँ ये मांधाता विधानसभा का मूंदी कस्बा है, यहाँ पर हम पहुंचे हैं। ये एक होटल है, ये यहाँ पर होटल में
तरह तरह के पकवान है। यहाँ समोसा है, कचौरी है, जलेबी है, फाफड़ा है, छोले है, यहाँ चाय भी मिलती है। इसी जायके के साथ हम चुनावी जायके की पे भी चर्चा करेंगे। जी बताइए, आप यहाँ के क्या मुद्दे हैं वो बताइए। जैसे सिंगाजी रोड ले लीजिए, अभी तक बना नहीं है, ठेकेदारों की गलती है, मनमानियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कुछ न कुछ दिक्कतें दे रही है और सरकार उस पर ध्यान नहीं दे पा रही है। सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आप क्या बोलना चाहेंगे, किस तरह के मुद्दे हैं? तहसील की बात हमारे मुद्दे में हर बार होती है, न आज तक कोई भवन बना है, न उसका कोई कर्मचारी आया है, न कुछ हुआ। आज भी आधार अपडेट कराने के लिए हमको पुनासा, खंडवा या गरीब लोगों को और भी कहीं दौड़ना पड़ता है। अस्पताल की सुविधा में तो हर बार कोई पेशेंट को जाता है तो अस्पताल में झगड़े होते हैं, थाने में रिपोर्ट जाती है, डॉक्टर आते नहीं है, सुविधाएं कुछ है नहीं। आप युवा हैं, या रोजगार को लेकर कैसे देखते हैं? रोजगार की तो यहाँ बहुत कमी है और रोजगार की बात अगर करें तो मानदाता क्षेत्र में रोजगार के नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये सिर्फ अपना रोजगार कर रहे हैं, ये व्यक्तिगत कर रहे हैं फायदा। कुछ लोग और भी हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। किस तरह के मुद्दे आप यहाँ देखते हैं मानदाता विधानसभा में? तो मानदाता विधानसभा क्षेत्र का मुंदी नगर इस विधानसभा का सबसे बड़ा नगर है और इस मुंदी नगर से ही मानदाता विधानसभा की बोलो तो एक पूरी हवा यहाँ से पूरा जो संचालन होता है मानदाता विधानसभा का मुंदी से ही होता है। और मुंदी में बहुत से मुद्दे हैं। यहाँ पे एक पानी का भी मुद्दा है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा महंगा पानी अगर पिलाया जा रहा है मुंदी नगर में पिलाया जाए, 230 रुपया महीना यहाँ पे लिया जा रहा है और 101 दिन की आड़ में पानी दिया जाता है। इतना जल कर पूरे देश में कहीं नहीं है जो इस नगर में है। आप बताओ, आप भी आपकी जानकारी में हो तो बताओ कहीं पर। मुंदी एक मतलब एक नगर परिषद छोटा सा कस्बा है, क्या इतना जलकर होना चाहिए? 230 रुपये आम आदमी मध्यम वर्गीय परिवार पे बहुत बड़ा लोड होता है 230 रुपये। लेकिन जो शिक्षित बेरोजगार उसको नौकरी नहीं मिल रही, आज भी दर दर भटक रहा है। किसान भी परेशान है। कौन वर्ग? हर वर्ग, कोई ऐसा वर्ग नहीं, व्यापारी हो, किसान, गांव, गरीब, मजदूर आदि सब परेशान है। समस्याएं बहुत सारी है, उसका हल भी 2023 में जनता वोट दे करके नेताओं को कहीं ना कहीं सबक सिखाने की बात कर रही है। ये तो 2023 में ही समझ में आएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। शेख रेहान, बंसल न्यूज, खंडवा। तो चलिए अब बारी है जनता का मन जानने की, जहां जबलपुर में चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी हैं। ऐसे में जनता पिछले दावों और वायदों को तोड़ रही है और अपना मन भी बनाने लगी है। तो चलिए चलते हैं जनता के दरबार में और जानते हैं उनका मन। काफ़ी कुछ चेंजेस आए हुए हैं, काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छे चेंजेस हो रहे हैं, काफ़ी काम हो रहा है हमारे यहाँ, खासतौर से जबलपुर में जहाँ पर मैं हूँ। तो मैं कहूँगी बहुत अच्छे चेंजेस हैं और बहुत और अच्छे होने चाहिए। जबलपुर में थोड़ा विकास हो, क्योंकि विकास के नाम पे जो इतना, आप अगर किसी भी गली मोहल्ले में भी जाके देखेंगे तो गड्ढे मिलेंगे, रोडें इतनी खराब हैं। अगर अब जब गर्मी आ रही है तो कितना धूल रहेगा, तो थोड़ा साफ सफाई पे फोकस करें। आने वाले चुनाव में विकास ही एक ऐसा माध्यम मुद्दा होगा, क्योंकि हर आदमी को चाहिए उन्नति, समृद्धि और विकास, और वो हम इन 5 सालों के बाद जो चेंजेस देख रहे हैं वो निश्चित रूप से ये मुद्दा बन सकता है। शहर का विकास जो वो सही समय होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और शहर को जो आवश्यकताएं हैं जो भी हैं वो कौन सी क्वालिटी होना चाहिए, पब्लिक की बात सुनने की, है ना, पब्लिक के कार्य करने की शहरी होना चाहिए। विधानसभा की बात करें तो हर विधानसभा में अपनी अपनी जगह पर डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। हाँ, थोड़ी तेजी पकड़ी गई है, अभी काफ़ी डेवलपमेंट्स दिख रहे हैं और लोगों के अंदर भी कुछ नया करने की चाह अब समझ में आ रही है, कुछ नए नए चेहरे भी सामने आ रहे हैं और हम तो यही चाहेंगे कि हमें कुछ चेंज चाहिए। 23 की तकरार में अब बात कथा पॉलिटिक्स की। प्रदेश की सियासत में कथा की सियासत अब नया तूल पकड़ती जा रही है। मैयर में नारायण त्रिपाठी की कथा कैंसिल हुई तो नेता प्रतिपक्ष के बयान ने भी प्रदेश में सियासी गर्मी बढ़ा दी। ये रिपोर्ट देखिए। हम सामूहिक रूप से अर्जी लगा देते हैं और भभूति आपको देना हमारा धर्म है। उसका दर्शन तो करने दो रे, पैसा लगाकर हजारों किलोमीटर से लोग आते हैं, उनको दिल से दिल तो लगा लेने दो रे। ये पंडित जी हैं, ये श्रद्धालु हैं और ये उनकी कथा है। और जब इतना सब कुछ है तो सियासत भी होगी ही, जो चुनाव के करीब आने के साथ ही और बढ़ती जा रही है।
चुनावी साल में हर एक नेता जनता का आशीर्वाद चाहता है और आशीर्वाद पाने का जरिया इन साधु संतों से बढ़िया कोई नहीं हो सकता। लिहाजा हर नेता अपने क्षेत्र में कथा कराने के लिए आतुर है। विंध्य में नई पार्टी का ऐलान कर चुके विधायक नारायण त्रिपाठी भी मैहर में कथा कराने की तैयारी में थे। 3 मई से बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का आयोजन था। तैयारी पूरी थी, लाखों रुपए का एडवांस भी दिया जा चुका था, लेकिन ऐन मौके पर कथा कैंसिल हो गई। सभी लोगों को सादर प्रणाम। बागेश्वर धाम महाराज जी की कथा 3 मई से 7 मई तक के लिए तय की गई थी। 15 तारीख को टेंट का प्रथम कार्य का भूमि पूजन रखा गया था। किन्हीं कारणों से ये कथा लगभग स्थगित हो चुकी है या स्थगित हो चुकी है, पर यह विश्वास दिलाते हैं कि मैहर में बाबा बागेश्वर धाम महाराज जी की कथा अवश्य होगी। मैहर मां शारदा का धाम है, इसलिए हम 15 तारीख को 5 बजे जिस जगह पर कथा का आयोजन होने वाला था, उस जगह पर बागेश्वर धाम महाराज जी की कृपा से हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं। मैहर में कथा कैंसिल होने का कारण जो भी हो, मामले पर सियासी बवाल उठ ही गया जब नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बागेश्वर धाम को बीजेपी का प्रचारक बता दिया। बागेश्वर धाम जो है वो राजनीतिक आधार पर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार करता है, लेकिन यह वास्तव में सर्वधर्म समभाव, यहाँ चाहे किसी भी दल का हो, सबका सम्मान, सबको समदर्शी देखने वाले महाराज हैं। नेता प्रतिपक्ष के बयान देने की देर थी और उन्हीं के क्षेत्र लाहौर से आने वाली सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने भी तीखा पलटवार कर दिया। मुझे लगता है ये राजनीतिक का खिलौना नहीं है। ये तपस्या करते हैं, साधना करते हैं और साधना करके अपनी शक्ति को एकत्रित करके समाज को उसका लाभ देते हैं। ये कांग्रेस का हमेशा से प्रयास रहा। भगवा को आतंकवाद कहेंगे, हिंदुत्व को आतंकवाद कहेंगे, फिर साधु सन्यासियों में और पंडितों में और आध्यात्मिक लोगों में भेद डालेंगे। तो ये तो अंग्रेजों की नीति पर भी चलते हैं, मुगलों की नीति पर चलते हैं, इनके खुद का कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इनकी वाणी तो ऐसी ही होगी और प्रभु इनकी वाणी को क्या समझते हैं और उसका काम तमाम करते भी हैं। वो प्रभु की कृपा सब है और वो करते हैं उसमें। इधर पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में कथा होने पर भी संशय है। शिव पुराण कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को कमलनाथ ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आमंत्रण दिया था, लेकिन उन्हें अब तक टाइम नहीं दिया गया है, जिसके पीछे राजनीतिक कारण बताए जा रहे हैं। चुनावी साल में कथावाचकों का दरबार सजा है। कुछ महीनों बाद जनता का भी दरबार लगेगा, जहां ये तय होगा कि किसको आशीर्वाद मिला। तो 23 की तकरार किसकी सरकार में आज इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ मिलेंगे। फिलहाल नमस्कार।